कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो लाशों के पास सोए, उसके जिस्म से बातें करे और कभी कभी उनका मांस भी खा जाए। कहानी शुरू होती है एक मुस्कुराते हुए चेहरे से। 6 फुट 4 इंच लंबा, चमकती वर्दी, खुद को ही दिए हुए दर्जनों तगमों से लदा हुआ। वो भीड़ में घुल मिल कर जाता था, हाथ मिलाता था, हंसता था, गले लगाता था और कहता था, मैं तुम्हारा नेता नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। लोग भी उसके पीछे चलने लगे मानो कोई नायक आया हो, लेकिन अंदर से वो एक दरिंदा था। जैसे ही दरवाजे बंद होते वो उस कमरे में जाता जहां ताज़ा लाशें पड़ी होती। वो कभी उन्हें घूरता, कभी उनसे बातें करता और कई बार उनके अंग खुद काटने का हुक्म देता। यही था ईदी अमीन, जिसे दुनिया जानती है बूचर ऑफ युगांडा, यानी युगांडा का कसाई के नाम से। और आज मैं कुंदन राजपूत आपको इस खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ, सिर्फ नेक्स्ट जेन नाउ पे। एक मामूली बच्चा जो राक्षस बन गया, लेकिन वो कैसे? कहानी शुरुआत होती है कुबाको नाम के एक छोटे से गांव से, जो युगांडा के उत्तर पश्चिम में बसा है। साल 1925, शायद 1923 या 1928 भी हो सकता है, क्योंकि उसका जन्मदिन भी कभी साफ हुआ ही नहीं। वो बच्चा पैदा हुआ एक अल्पसंख्यक जनजाति ककवा में। उसके पिता एंड्रियास नाइबिरे एक ईसाई से मुसलमान बने इंसान थे। माँ हर्बलिस्ट थी जो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। पिता ने जन्म के कुछ ही समय बाद परिवार को छोड़ दिया। अमीन को गरीबी में बड़ा होना पड़ा। किताबें और स्कूल बस नाम के लिए थी। शायद 4वीं कक्षा तक ही पढ़ा था वो, और फिर शुरू हुआ संघर्ष। चने बेचना, टोकरी उठाना, सड़क किनारे काम करना। लेकिन उसकी एक खास बात सबको अचरज में डाल देती थी, उसकी भारी भरकम कद काठी और बोलने का अंदाज। लोग उसे पसंद करते थे और डरते भी थे, और ये गुण उसे वहां ले गए जहां आम लड़के सपने में भी नहीं पहुंच सकते। 1946 में महज 21 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गया, वो भी एक कुक यानी रसोइये के तौर पर। किसने सोचा था कि एक दिन यही आदमी खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता कहेगा। उसकी लंबाई, ताकत और सबसे ज्यादा बिना पलक झपकाए खून बहा देने की क्षमता ब्रिटिशों को भा गई। ब्रिटिश उसे बर्मा भेजते हैं, फिर केन्या, जहां वो माओ विद्रोह को दबाने में शामिल होता है। लेकिन वहां उसका असली रूप सामने आता है। वो विद्रोहियों को जिंदा दफन करता है, उन्हें चीरता है जैसे सब्जी काट रहा हो। ये कोई सनकीपन नहीं था, ये उसका तरीका था अपना डर फैलाने का। ब्रिटिश सरकार, जो उस समय सिर्फ नतीजे देखना चाहती थी, उसे पदोन्नत करती जाती है। कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट, और फिर 1959 में वो बनता है वारंट ऑफिसर। उस समय किसी काले अफ्रीकी का इतना ऊपर पहुंचना अपने आप में इतिहास था। आज़ादी आई और ईदी की सत्ता की भूख भी। 1962 में युगांडा को आज़ादी मिली। मिल्टन ओबोटे प्रधानमंत्री बने और ईदी बना उनका सबसे विश्वासी आदमी। 1966 में ओबोटे ने उसे आदेश दिया कि बुकांडा के राजा के महल पर हमला करो। ईदी ने यह काम इतने बेरहमी से किया कि पूरा कंपाला कांप गया। राजा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यहीं से ईदी की सत्ता की भूख और गहरी होती चली गई। वो अब केवल सैनिक नहीं रहना चाहता था, वो चाहता था पूरा युगांडा। और फिर 1971 सत्ता हड़प ली गई। 25 जनवरी 1971 को ओबोटे सिंगापुर गए थे कॉमनवेल्थ सम्मेलन में। ईदी ने मौका देखा, एयरपोर्ट पर कब्जा किया, राजधानी कंपाला को सील किया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लोगों ने फूल बरसाए, ढोल बजाए। उन्हें लगा कि एक सैनिक आया है जो देश को बचाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में यह भ्रम टूट चुका था। ईदी ने चुनाव रद्द किए, खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया और एक खुफिया एजेंसी बनाई, स्टेट रिसर्च ब्यूरो। ये कोई रिसर्च सेंटर नहीं था, यह था मौत का कारखाना। अगर आप एक जज है, प्रोफेसर है या सेना के अधिकारी है, अगर आपने एक बार भी ईदी अमीन के खिलाफ कुछ कहा तो आपकी किस्मत तय हो चुकी है। काली जीप आती है, आप उठाए जाते हो, फिर या तो टॉर्चर होता है या फिर आपके अंग काट दिए जाते हैं या फिर आपको नदी में फेंक दिया जाता है। साल 1972 में ही 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और पूरा शासनकाल में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। काय अमीन, ईदी की चौथी बीवी, तलाक के बाद वो किसी और से गर्भवती हो गई। ईदी ने उसे बुलाया और टुकड़ों में कटवा दिया, बदन को फिर से सिलवाकर बच्चों के सामने रख दिया। ये कौन करता है? क्या ये इंसानियत है? कई गवाहों ने यह कहा कि ईदी इंसानी मांस खाता था और लाशों से बातें करता था। वो पागल था लेकिन चालाक भी। 1972 में ईदी ने 50,000 से ज्यादा भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर निकाल दिया। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई। उन्हें कहा गया कि भगवान ने मुझे कहा है कि इन शोषकों को हटाओ। परिणाम, देश की अर्थव्यवस्था ढह गई, मंडी सूनी हो गई, दुकानों में सामान नहीं मिल रहा था, लोग भूखे मरने लगे। ईडी ने हिटलर को हीरो कहा, दुनिया भर के नेताओं को बॉक्सिंग फाइट की चुनौती दी और खुद को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया। बाहर की दुनिया उसे जोकर समझ रही थी, लेकिन युगांडा में वो खून की होली खेल रहा था। लेकिन हर बुराई का अंत होता है और इसका आया 1979 में। ईदी ने तंजानिया पे हमला किया, तंजानिया ने पलटवार किया, युगांडा के निर्वासित लोग भी वापस लौटे। अप्रैल 1969 में कंपाला को आजाद करवा लिया गया और ईदी वो भाग गया, पहले लीबिया, फिर
फिर सऊदी अरब और वहीं 2003 में किडनी फेल्योर से मर गया, बिना किसी सजा के, बिना किसी पछतावे के। लेकिन आज भी युगांडा में कई परिवार अपने गुमशुदा लोगों के इंतजार में हैं। कई माताएं नहीं जानती कि उनका बेटा कहाँ गायब हुआ। कई बेटियां अब भी उस रात को याद करके कांप उठती है। कुछ लोग आज भी उन्हें हीरो मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ईदी अमीन को बस एक कसाई मानते हैं। इतिहास हमें सबक देता है और वही इतिहास बार बार दोहराया भी जाता है अगर हम चुप रहे तो। इसलिए कहीं भी अगर तानाशाही हो रही है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं हूं कुंदन राजपुत्र, आप देख रहे थे नेक्स्ट जे नाउ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।